6 सितंबर की सुबह 7:30 बजे भैनी के पुल से नहर अबूर करने के लिए भारत के 15वीं डिवीजन की एक और ताज़ा दम पलटन ने हमला किया। पहला हमला बलोच रेजिमेंट के कैप्टन मसूद की कंपनी पसपा कर चुकी थी। दूसरे हमले के वक्त बलोच रेजिमेंट के मेजर बुखारी और मेजर मलिक की कंपनियां भी कैप्टन मसूद की कंपनी के साथ पोजीशन में आ चुकी थीं। इन तीनों कंपनियों ने मिलकर भारतीय पलटन का मुकाबला ऐसी जांबाजी से किया कि उसे नहर के करीब न आने दिया। दुश्मन बेशुमार लाशें और असलहा फेंक कर पीछे हट गया। दुश्मन के एक पूरे ब्रिगेड ने भारत की सरहदी चौकी रानी से रावी साइफन, जो भेनी से 6 मील शुमाल है, उस पर हमला कर दिया। हरावल में पूरी पलटन थी। मुकाबले में 16 पंजाब रेजिमेंट के मेजर मुबारक अली शहीद की कंपनी थी। दाएं तरफ उस कंपनी के नायक नजीब गुल की मशीन गन थी। जिला कैम्बलपुर का रहने वाला नायक नजीब सदा खुश रहता था। वो मशीन गन फायरिंग का माहिर तस्लीम किया जाता था। जंग से पहले उसकी कंपनी का सूबेदार चनार गुल अक्सर कहा करता था कि नजीब गुल की मशीन गन सलामत रही तो दुश्मन करीब नहीं आ सकेगा। आज नजीब गुल ने सूबेदार चनार गुल की पेशन गोई सच कर दिखाई। उसकी कंपनी ने जहां पूरी पलटन को रोका, वहां नायक नजीब गुल ने मशीन गन से दुश्मन का सत्यानाश कर दिया। हरावल की बटालियन का इस कदर जानी नुकसान देखकर दुश्मन का ब्रिगेड रुक गया। रावी साइफन जंगी अहमियत का हामिल था। अगर दुश्मन के कब्जे में चला जाता तो वो लाहौर के दिफाई दस्तों पर पहलू से भरपूर वार कर सकता था, लेकिन जांबाजों ने दुश्मन को कामयाब न होने दिया। दुश्मन ने साइफन को तोपखाने की गोलाबारी की जद में ले लिया। वो या तो साइफन पर कब्जा करना चाहता था या उसे पाकिस्तानियों के लिए भी बेकार कर देना चाहता था। दुश्मन 1,000 नफरी की पलटनों और 4 पलटनों के ब्रिगेड की कुव्वत से हमले पर हमला कर रहा था। इन पलटनों के साथ 16 टैंक के स्क्वाड्रन भी थे और तोपखाना 18 बरसों का जमा किया हुआ एमुनिशन बेदर्दी से फूंक रहा था। गोलाबारी के गर्दो गुबार का ये आलम था कि हमारे जवान एक दूसरे को नजर न आते थे। उनका आपस का मिलाप नारों से कायम था। जंगों में अक्सर ऐसा होता है कि सिपाहियों का नजरी मिलाप टूट जाए तो उनका हौसला टूट जाता है। हर सिपाही अपने आप को तन्हा यानी आउट फ्लैंक समझने लगता है, लेकिन पाक फौज के सिपाही का जज्बा ये था जो बलोच रेजिमेंट के एक सिपाही ने बताया। उसने कहा, मैंने समझा कि मेरे तमाम साथी शहीद हो गए हैं और अब पाकिस्तान को बचाने वाला मैं अकेला रह गया हूँ। मैंने जान की बाजी लगा दी। दुश्मन के ब्रिगेडों के मुकाबले में पाक फौज की सिर्फ कंपनियां लड़ रही थीं, जिनकी नफरी 100 से 125 तक थी, यानी दुश्मन की कुव्वत 10 गुना ज्यादा थी। 6 सितंबर की शाम को दोनों तरफों के जानी नुकसान का अंदाजा किया गया। पाक फौज के मुकाबले में दुश्मन की अमवात 15 गुना ज्यादा थी। डोगरई से रावी साइफन तक मैदान जंग दुश्मन की लाशों से अट गया था। इन लाशों में बाज जख्मी भारतीय तड़पते मर रहे थे, लेकिन लाहौर को फतह करने वालों में अब इतनी ताब भी नहीं थी कि अपने जख्मियों को उठा ले जाते। वो जख्मी तड़प तड़प कर मर गए। हमले की तुंदी और तेजी, दुश्मन का अज़्म और उसका तमाम तर मंसूबा बेकार किया जा चुका था, लेकिन उसके पास कटवाने के लिए नफरी की कोई कमी नहीं थी। वो अचानक हमला करके जो जंगी फायदा उठा चुका था, शाम तक वो उससे महरूम कर दिया गया था। मैदान जंग पर छा जाने के लिए वो ताज़ा दम दस्तों से हमला कर रहा था। उसके भी 2 डिवीजन पीछे रिजर्व में मौजूद थे और हमारे पास ताज़ा दम कुमक नहीं थी। इन कवायफ के पेश नज़र BRB से आगे वाली कंपनियों को नहर के लाहौर वाले किनारे तक हटा लेने का फैसला किया गया, ताकि दिफाई लाइन बिखरी न रहे बल्कि गठ जाए। उसके साथ ही नहर के तमाम पुल उड़ा देने का हुक्म दे दिया गया। लाहौर को बचाने के लिए ये दोनों फैसले निहायत मौजू थे, लेकिन जनरल सरफराज खान एक और फैसला भी कर चुके थे और वो था जवाबी हमला। सूरज गुरूब होने तक आगे वाली तमाम कंपनियां BRB के इस किनारे पर आ गईं और दिफाई पोजीशनें कायम कर ली गईं। अपने जवानों के जोश और जज्बे में किसी को शक न था, लेकिन उन्हें जब मैदान जंग की सूरत हाल के मुताबिक पीछे आने का हुक्म मिला तो जवानों के चेहरों पर मायूसी का तासुर नुमाया तौर पर नजर आने लगा। बाज जवानों ने सेक्शन और प्लाटून कमांडरों को एहतजाजन कह भी दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ये तो डिसिप्लिन का मुजाहिरा था कि कंपनियां हुक्म मिलते ही पीछे आ गईं, वरना उनकी जज्बाती कैफियत को रियासत अलोर का महाजर लांस नायक गुलाम मुर्तजा, जिसका दायां पांव उसी महाज पर कट गया था, यूं बयान करता है, हम तो आगे जाकर दुश्मन से दस्त बदस्त जंग लड़ने को बेताब थे। हमारे सीनों में 18 बरसों से खून जमा हुआ था। जंग का मजा तो जब आता है कि इंसान से इंसान और संगीन से संगीन टकराती।
दुश्मन के खून के छींटे हम पर पड़ते, हमारा खून दुश्मन पर पड़ता, लेकिन वक्त आया तो हमें पीछे हटा लिया गया। यहाँ मैं अपनी नंबर 3 बलोच रेजिमेंट के सिपाही मोहम्मद हयात का जिक्र जरूरी समझता हूँ। हमारी ये रेजिमेंट कर्नल, बाद में मेजर जनरल रिटायर्ड तजम्मुल हुसैन मलिक की ज़ेर कमान बाटापुर के मकाम पर दिफा में लड़ रही थी। उसकी एक कंपनी BRB के आगे थी। इस कंपनी को पीछे आने का हुक्म मिला तो कंपनी पीछे आ गई, लेकिन एक नौजवान सिपाही मोहम्मद हयात जो नया ट्रेनिंग सेंटर से बटालियन में शामिल हुआ था, अपने अगले मोर्चे में ही रहा। उसके एक करीबी साथी के बयान के मुताबिक उसके पास 40 राउंड रह गए थे। पीछे आने का हुक्म मिला तो सिपाही मोहम्मद हयात ने गुस्से से कहा कि पीछे ही हटाना था तो मुझे एमुनिशन क्यों दिया था, मैं ये राउंड फायर करके पीछे आऊंगा। सिपाही मोहम्मद हयात आज तक पीछे नहीं आया, उसकी लाश भी न मिल सकी। फायरबंदी के बाद जब भारतीय अफसरों के साथ हमारे अफसरों की मुलाकातें होने लगी तो भारतीय अफसरों ने बताया कि पाक फौज की 3 बलोच रेजिमेंट की अगली कंपनी पीछे आ गई तो एक अगले मोर्चे से एक राइफल फायर होती रही। इस राइफल की कोई गोली खता नहीं जाती थी। आखिर ये राइफल खामोश हो गई। दुश्मन के अफसरों के बयान के मुताबिक इस मोर्चे को घेरे में ले लिया गया। वहाँ सिर्फ एक पाकिस्तानी नौजवान खाली राइफल थामे खड़ा था। ये सिपाही मोहम्मद हयात था जो 40 राउंड फायर करके 40 सुर में औंधे कर चुका था। दुश्मन ने उसे हथियार डालने के लिए ललकारा, लेकिन मोहम्मद हयात दस्त बदस्त मुकाबले पर उतर आया। उसने संगीन से मुकाबला किया, मगर अकेला जांबाज 1 दर्जन सिपाहियों के काबू में आ गया। अगर हमारा दुश्मन साहिब किरदार और जंगजू होता तो हमारे इस जांबाज की कदर करता, मगर एक भारतीय अफसर ने एतराफ़ किया कि उन्होंने मोहम्मद हयात को एक दरख्त के साथ बांधकर उस पर संगीन बाजी की और संगीनों से उसका जिस्म छलनी करके उसे शहीद कर दिया। ब्रिगेडियर आफ्ताब अहमद ने भी जवानों के जज्बे को देखकर और उनके नारे सुनकर कहा था कि हम दुश्मन से नहर से बहुत आगे टक्कर ले सकते हैं। ब्रिगेडियर आफ्ताब और रिजर्व के ब्रिगेडियर कय्यूम शेर देख रहे थे कि उनकी मुट्ठी भर जवानों ने इस कदर ताकतवर दुश्मन का ये हाल कर दिया है कि वो मरे हुए और शदीद जख्मी सिपाहियों की कमी ताज़ा दम सिपाहियों से पूरी करके रीग्रुपिंग पर मजबूर हो गया है। 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात BRB के तमाम पुल उड़ा दिए गए थे। पुल उड़ाना बहुत बड़ा कारनामा था क्योंकि दुश्मन पुलों को बचाने के लिए बेतहाशा गोलाबारी कर रहा था। डोगरई का गांव दुश्मन के कब्जे में होने की वजह से बाटापुर का पुल उसके मशीन गन की जद में था। इसके अलावा ये पुल इस कदर मजबूत था कि 3 बार डायनामाइट लगाकर उड़ाया गया। यहाँ नंबर 3 बलोच रेजिमेंट की एक RR और उसके क्रू का वाकया सुनाना जरूरी समझते हैं क्योंकि ये पुल से ताल्लुक रखता है। ये गन जो जीप पर नस्ब थी अभी BRB से आगे थी। पॉप हट रही थी जब डोगरई के बाएं तरफ 3 बलोच की एक कंपनी को दुश्मन के टैंक नजर आए। उनकी मशीन गन ने आग बरसा रही थी। बड़ी तोपें भी गोले दाग रही थी, लेकिन ज्यादातर फायर मशीन गनों का था। कंपनी की RR टैंक शिकन गन जो जीप पर नस्ब थी मोर्चे में थी। जीप का ड्राइवर सिपाही अकबर अली तमगाए जुर्रत था। गन के नंबर 1 लांस नायक खादिम और लांस नायक रज़ाक थे और इस पार्टी का कमांडर गुजर खान जिला रावलपिंडी का रहने वाला नायक मोहम्मद शरीफ शहीद था। इन्हें बाएं तरफ 500 गज दूर दुश्मन के टैंक नजर आए। टैंकों की तरतीब ये थी कि 3 टैंक आगे थे जिनकी मशीन गन्ने फायर कर रही थी और 3 टैंक उनके पीछे थे जिनकी बड़ी तोपें गोलाबारी कर रही थी। सारे टैंक रेजिमेंट इसी तरतीब में आग बरसाती चली आ रही थी। नायक शरीफ को पहले 3 टैंक और उनके पीछे भी 3 टैंक नजर आए तो उसने पहला गोला फायर किया जो ठीक निशाने पर लगा। इंडियन आर्मी का पहला टैंक धमाके से फटा और उसे शोले चाटने लगे। ये पाक फौज की पहली ज़रब थी जो कारी साबित हुई। नायक शरीफ का गोला जनरल चौधरी के इस ऐलान का जवाब था कि वो 9 बजे लाहौर में जश्न फतह मनाएगा। पहला गोला फायर होने से दुश्मन को नायक शरीफ की RR के मोर्चे का पता चल गया। बेशुमार टैंकों और इन्फेंट्री ने तमाम तर हथियारों का फायर उसी एक मोर्चे पर मरकूज कर दिया। टैंकों के पट्टों और दोनों तरफ के फायर से गर्दो गुबार इतना हो गया था कि नजर दूर तक काम नहीं करती थी। नायक शरीफ आग की बारिश में मोर्चे से बाहर जाकर दुश्मन के टैंकों को देखने लगा। अब गन पर जीप का ड्राइवर सिपाही अकबर अली बैठ गया। उसने देखा कि एक टैंक डोगरई के कब्रिस्तान की तरफ से बहुत ही करीब आ गया था। अकबर अली ने उस टैंक पर गोला फायर किया। ये टैंक भी जलने लगा। यके बाद दीगरे 2 टैंकों की तबाही से रेजिमेंट कमांडर पेशकदमी में मोहतात हो जाया करते हैं। भारतीयों ने भी पेशकदमी की रफ्तार सुस्त कर ली। शरीफ और अकबर ने उन्हें एहसास दिलाया था कि पाक फौज के मोर्चे रेत के घरोंदे नहीं हैं। नायक शरीफ के पास सिर्फ 10 गोले थे। इतनी जल्दी मजीद एमुनिशन मिलने की तवक्को नहीं थी क्योंकि दुश्मन के टैंकों की गोलाबारी और छोटे हथियारों की कयामत खेज फायर ने अगले मोर्चों तक एमुनिशन पहुंचाने के रास्ते मसदूद कर दिए थे। इस RR पार्टी ने 10 में से 9 गोले फायर कर दिए।
فائر بندی کی صبح جب میں اکبر علی سے باٹا پور کے قریب اسی RR والی جیپ کے قریب کھڑے ملا تو اس نے بتایا کہ 2 ٹینکوں کے متعلق تو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جل گئے تھے، پھر گرد و غبار بہت ہی زیادہ ہو گیا تھا۔ اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس گرد و غبار میں جو ٹینک ہلتا جلتا دکھائی دیتا تھا، گولہ فائر کرنے کے بعد اس کی حرکت دوبارہ نظر نہ آتی تھی۔ ان کے مورچے پر جو گولہ باری ہو رہی تھی اس کے متعلق اکبر علی نے صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ بیان نہیں کر سکتا، اور اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ معلوم ہوتا تھا جیسے اس گولہ باری کے تصور سے وہ اب بھی لرز رہا ہے۔ ان کے پاس جب ایک گولہ رہ گیا تو نائک شریف نے اکبر علی سے کہا کہ جیپ کو مورچے سے نکالو، ہم پیچھے نکلنے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے گاؤں کے اندر ایمونیشن پہنچ جائے۔ ان کے 9 گولوں نے دشمن کی پیش قدمی کی رفتار اور شدت بہت ہی کم کر دی تھی، مگر ان کے لیے مورچے سے نکل کر پیچھے آنا آسان نہ تھا۔ تاہم اکبر علی نے جیپ کو مورچے سے نکالا۔ دشمن کا مرکوز فائر ان کے مورچے پر آ رہا تھا، جس کے گرد و غبار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اکبر علی نے جیپ انتہائی رفتار پر باٹا پور کے پل تک پہنچا دی۔ فائر کا یہ عالم تھا کہ ہوا میں گولوں اور گولیوں نے جال تن دیا تھا، زمین کا کوئی انچ محفوظ نہیں تھا اور کوئی بھی لمحہ زندگی کا آخری لمحہ ہو سکتا تھا۔ جب جیپ پل کے قریب آئی تو دیکھا کہ پل پر ایک جگہ خاصا بڑا شگاف تھا۔ یہ پل اڑانے کی پہلی کوشش تھی۔ حملے کی شدت اور دشمن کی قوت کو دیکھتے ہوئے جنرل سرفراز خان نے پل اڑا دینے کا حکم دیا تھا، لیکن پل اس قدر مضبوط ثابت ہوا کہ ایک جگہ شگاف ہو گیا اور پل کھڑا رہا۔ اکبر علی نے شگاف کو دیکھ کر کہا کہ جیپ گزر جائے گی۔ سڑک کا خاصا حصہ محفوظ تھا۔ وہ جیپ کو پل سے گزارنے لگا تو ایک پہیا شگاف میں چلا گیا اور دھس گیا۔ یہ سڑک سیدھی ڈوگرئی میں سے گزرتی ہے۔ دشمن کے چند ایک ٹینک دور سے اسی پر چلے آ رہے تھے جہاں سے پل نظر آ رہا تھا۔ ٹینکوں کو جیپ نظر آئی تو انہوں نے گولہ باری شروع کر دی۔ جیپ پھنسی ہوئی تھی۔ ایسی حالت میں اجازت ہوتی ہے کہ گاڑی کو چھوڑو اور اپنی جانیں بچاؤ، لیکن نائک شریف، لانس نائک خادم شاہ، لانس نائک رزاق اور سپاہی اکبر علی نے اتنی بے تحاشا گولہ باری اور دوسری فائرنگ میں جیپ کو اٹھا لیا اور اس کا پہیا شگاف سے نکال کر جیپ کو پیچھے دھکیل دیا۔ اکبر علی نے بتایا کہ اس کے کمانڈنگ آفیسر کرنل تجمل حسین، بریگیڈیئر آفتاب احمد اور کمپنی کمانڈر میجر انور حسین شاہ پل کی دوسری طرف سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ چلا چلا کر کچھ کہہ رہے تھے، لیکن فائرنگ کے زناٹوں اور دھماکوں میں کچھ سنائی نہ دیا۔ شاید یہی کہہ رہے ہوں گے کہ جیپ کو وہیں چھوڑ کر اس طرف آ جاؤ، لیکن ہم اچھی بھلی جیپ اور گن کو دشمن کے لیے کیسے پیچھے چھوڑ دیتے۔ جو ہی جیپ شگاف سے نکلی اس قدر فائر آیا کہ لانس نائک خادم شاہ اور لانس نائک رزاق شاید پل کی آڑ میں ہو گئے۔ اکبر علی اسٹیئرنگ پر اور نائک شریف اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ فائر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اکبر علی نے جیپ کو پیچھے کیا۔ جب گاڑی کو سیدھا کرنے لگا تو دشمن کے ٹینک کا ایک گولہ نائک شریف کے جسم کو پیٹھ سے کاٹتا گزر گیا۔ نائک شریف جیپ سے نیچے جا پڑا اور فوراً شہید ہو گیا۔ سپاہی اکبر علی لاش کی طرف توجہ دینے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس کے ارد گرد گولے پھٹ رہے تھے اور گولیوں کی بوچھاڑیں آ رہی تھیں۔ وہ بالکل اکیلا تھا۔ وہ جیپ اور گن کو تباہی سے بچانا چاہتا تھا۔ اس نے جیپ کو دوبارہ پل پر لانے کی بجائے BRB کے ساتھ ساتھ گاؤں کے دائیں طرف موڑ لیا اور اپر باری دوآب نہر کی سمت چلا گیا۔ اس طرف BRB پر لکڑی کا ایک پل تھا جس سے جیپ گزاری جا سکتی تھی۔ اس کے بعد پل اڑا دیا گیا۔ اس وقت نائک شریف کی لاش پل پر پڑی تھی۔ لاہور کے دروازے کو یوں خلاف توقع بند ہوتا دیکھ کر دشمن تمام رات آرٹلری سے گولہ باری کرتا رہا۔ 250-300 توپیں BRB سے شالامار تک گولے برساتی رہیں۔ یہ بھارتیوں کی اندھی قوت کا مظاہرہ تھا، جسے شو آف فائر پاور کہا جائے تو زیادہ موزوں ہوگا۔ BRB کے مورچوں میں کسی جاندار کا زندہ رہنا محض معجزہ تھا۔ گولہ باری سے کوئی زخمی نہ ہو، مسلسل دھماکے سے دماغ کے خلیے ناکارہ ہو جاتے ہیں اور اعصابی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ دوسری عالمی جنگ میں کئی سپاہی شل شوق ہو کر پاگل ہو گئے تھے، اور کچھ نہ ہو تو کانوں کے پردے ضرور مجروح بلکہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ گولہ باری کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سپاہیوں کو لڑنے کے قابل نہ رہنے دیا جائے۔ 6 اور 7 ستمبر کی درمیانی رات پاکستانی جوانوں کا یہی حال ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنے اعصاب کو مکمل طور پر قابو میں رکھا۔ ان کے دل و دماغ پر گولوں کے دھماکے نہیں بلکہ یہ حقیقت اثر انداز تھی کہ اس قدر شدید گولہ باری کے کور میں دشمن کے تازہ دم بریگیڈ نہر پار کرنے کے لیے بڑے آ رہے ہیں۔ چنانچہ جوانوں نے فرض کی لگن اور حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر ساری رات پھٹتے گولوں، ان کے لال انگارہ ٹکڑوں اور پتھروں کی بارش میں بلکہ موت کے سائے میں گزار دی۔ دشمن کی انفینٹری پر نظر رکھنے کے لیے توپ خانے اور مارٹر گنوں کے OP اور پلٹنوں کی اسکرین پارٹیاں گولہ باری سے بے خوف ہو کر رات کی تاریکی کو روشنی راؤنڈوں سے چیر چیر کر اپنا فرض ادا کرتی رہیں۔
ہر لمحہ گمان ہوتا تھا کہ دشمن مورچوں کو رونتا ہوا گزر جائے گا۔ اپنا توپ خانہ تاک تاک کر جوابی گولہ باری کر رہا تھا۔ لاہور شہر سے بڑی توپیں جو رانی کے نام سے مشہور ہیں گرجنا شروع کر دیا تھا۔ اس قدر وزنی گولوں نے ٹھکانے پر جا کر دشمن کو لاہور میں داخل ہونے کے ارادے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان 4 رانیوں نے لاہور کو تو بنیادوں تک ہلا ڈالا، مگر جو حشر دشمن کا کیا اسے صرف دشمن ہی بیان کر سکتا ہے۔ پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کا جوش جہاد، جذبہ حب الوطنی اور شوق شہادت تھا کہ انہوں نے وطن کی دہلیز سے اپنے قدم اکھڑنے نہ دیے۔ نعرہ تکبیر کے ساتھ یہ نعرہ بار بار گرجتا رہا، پاکستانیوں یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔